हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत का इतिहास में क्या है कि 36 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, 36 क्लास हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर क्या करिएगा कि सारा देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप इंडियन हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वो वहां से आप जाकर सारा क्लास देख सकते हैं। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर चुके हैं। 15 क्लास लगभग क्या हो गया कि मध्यकालीन भारत का इतिहास भी खत्म हो चुका है। हम लोग अभी जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास था, इसमें मुसलमानों का क्या था कि शासन रहा था लगभग पूरा तरह से मध्यकालीन भारत में। लेकिन इस बीच में क्या था कि एक हिंदू समाज का एक हिंदू शासक रहा, जो करीब करीब 300 साल तक रहा, विजयनगर साम्राज्य वाला। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक कल्चर का भी, इंडिया के कल्चर को भी बचाने में ये बहुत ज्यादा भूमिका निभाया था। और साथ ही साथ क्या किया था कि अपना जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी एग्जाम दीजिए, कहीं का पीसीएस दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी रेलवे जो भी एग्जाम देते हैं, उसमें इसका क्वेश्चन हमेशा रहता है। इंपॉर्टेंट भी है सब तरह से, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसका क्या है कि पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग विजयनगर साम्राज्य का जो भी आधा पार्ट था वो क्या किए थे कि पढ़ लिए थे। आज क्या करेंगे कि उसको पूरा कर लेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास का 15 क्लास हो चुका है, आज हम लोग 16वां करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1336 ईस्वी में क्या हुआ था कि हरियर और बुका नामक दो भाई थे। वो क्या किए थे कि ये जो विजयनगर साम्राज्य का था उसका स्थापना किए थे। हरियर और बुका किनका पुत्र थे, कभी कभी पूछ लेता है, तो संगम का पुत्र थे। उनका बाबूजी का नाम क्या था कि संगम था। इसलिए इस वंश का जो सबसे पहला वंश था, विजयनगर साम्राज्य को 4 वंश में क्या किया गया था कि डिवाइड किया गया है। 4 राजवंश रहा है, उसमें सबसे पहला संगम वंश रहा था। जो संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरियर और बुका। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछ ले तो हरियर और बुका थे। हरियर और बुका दोनों भाई थे और किनका पुत्र थे? तो संगम का पुत्र थे, ये आपको याद रखना चाहिए। और संगम के पुत्र होने के कारण ही अपने पिता के नाम पर ही ये अपने वंश का स्थापना किए थे। कौन सा वंश? तो संगम वंश। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य को 4 राजवंशों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन? तो आपको याद रखना है कि एक संगम और सुलुभ। ये दोनों तो हम लोग क्या किए हैं कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? तो तुलुक वंश पढ़ना है और बिंदु वंश पढ़ना है। और साथ ही साथ इसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करता था वो हम लोग अन्य बिंदु जो होता है ना वो देख लेंगे, क्योंकि वहां से सवाल भी बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज तुलुक वंश को और अराबिंदु वंश को देखेंगे। लेकिन ये आप हमेशा याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। कब कौन किया था? तो हरियर और बुका ने किए थे। और क्यों इसका संगम वंश नाम पड़ा था? क्योंकि ये जो हरियर और बुका थे संगम का पुत्र थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो ये नीचे वाला आपका जो दिख रहा है मैप में, ये जो था आपका विजयनगर साम्राज्य था, और ऊपर वाला जो था कृष्णा नदी के ऊपर वाला वो था बहमनी किंगडम। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों के बीच में हम लोग पढ़े भी थे कि रायचूर एक यहाँ पर दोआब था, उसके लिए लड़ाई होते रहता था। क्यों लड़ाई होता था भाई? तो यहाँ पर रायचूर जो दोआब था उस बीच में था क्या कि वहां पे बहुत ज्यादा लोहा पाया जाता था, खनिज तो पाया जाता था, और इस दोआब में बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि था। इसीलिए ये दोनों के बीच में लड़ाई होते रहता था। और अंतिम में जो विजयनगर साम्राज्य था उसको खत्म करने वाला भी कौन है? तो बहमनी किंगडम ही है। हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो ये आप मैप में कम से कम याद रखिएगा कि ये जो था बहमनी किंगडम था। ठीक है, इसका मेन सेंटर कहाँ पे था? तो आपको याद रखना है कर्नाटका में। ठीक, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं जो बचा हुआ है इसमें। तो तुलुक वंश के बारे में देखें तो सबसे पहले इसका पूछ सकता है कि इसका शासनकाल कब से कब तक चला था। तो आपको याद रखना है कि 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अगर पूछे कि तुलुक वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिम्हा था, और उनके द्वारा 1505 ईस्वी में तुलुक वंश का स्थापना किया गया था विजयनगर साम्राज्य में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो तुलुक वंश है, इस वंश का और समूचे विजयनगर साम्राज्य का अगर पूछ ले कि सबसे महान शासक कौन हुए, तो आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय। समूचे जो विजयनगर साम्राज्य था, हम लोग जानते हैं कि 300 साल करीब करीब विजयनगर साम्राज्य रहा था। अगर उसमें पूछ ले कि समूचे विजयनगर साम्राज्य में सबसे महान शासक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय थे। ठीक है, कृष्णदेव राय जो थे एक पुस्तक लिखे थे, एक ग्रंथ लिखे थे। और कौन पुस्तक लिखे थे? तो आपको याद रखना है कि अमुक्त माल्याद नामक एक पुस्तक लिखे थे, जो
तेलुगु भाषा में था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। और ये जो अमुक्तमाल्यद जो पुस्तक है, ग्रंथ है, एक किसके लिए लिखा गया था, मतलब किस उद्देश्य से लिखा गया था, इसमें क्या चीज है, ये पूछ सकता है। तो आपको याद रखना कि इसमें जो है प्रशासनिक नीतियों और राजनीतिक विचारों का उल्लेख किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि कृष्णदेवराय के द्वारा कौन सा तेलुगु का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया है, तो आपको याद रखना कि अमुक्तमाल्यद। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि ये क्वेश्चन भी पूछते रहता है कि अष्ट जो दिग्गज नाम से हम लोग जानते हैं, जो विद्वान थे, 8 विद्वान थे, वो किनके दरबार में रहते थे। तो आपको याद रखना है कि कृष्णदेवराय के दरबार में ही 8 विद्वान रहते थे और कवि रहते थे, जिनको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं इतिहास में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि कृष्णदेवराय को क्या चीज का उपाधि मिला था, ये पूछते रहता है। तो आपको याद रखना है कि यवन राज स्थापनाचार्य का इनको उपाधि दिया गया था। और कृष्णदेवराय को पुर्तगालियों से क्या था कि काफी अच्छा संबंध भी था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। तो ये पूछते रहता है क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य में यवन राज स्थापनाचार्य का उपाधि किनको दिया गया, कौन ऐसा राजा थे जिनको बहुत अच्छा संबंध था पुर्तगालियों से। तो आपको याद रखना है ये सब जो था कृष्णदेवराय के था। कृष्णदेवराय जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। वैष्णव धर्म का अनुयायी का मतलब क्या होता है कि जो विष्णु भगवान का जो 10 अवतार है उसमें से किसी का अगर उपासक कोई हो, किसी को भी, जैसे कृष्ण भगवान को पूजता हो, विष्णु भगवान का पूजता हो, या तो राम भगवान का, या जो भी उनका 10 अवतार है उनमें से कोई भी किसी का भी पूजा करते हैं, तो उसको हम लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी मानने वाले बोल देते हैं। मतलब कि सिंपल सी आप मानिए कि विष्णु भगवान का जो पूजा करने वाला व्यक्ति होगा वो वैष्णव धर्म का अनुयायी होगा। तो जो अगर आपसे पूछे कि कृष्णदेवराय किसके अनुयायी थे, तो आपको याद रखना है कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वो राम भगवान का एक मंदिर बनाए थे। कौन सा मंदिर था, तो हजारा मंदिर था, ये बहुत ज्यादा फेमस है, आपको याद रखना है। अब भगवान कृष्ण के लिए समर्पित एक मंदिर बनवाए थे, कौन सा, तो विट्ठल स्वामी मंदिर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है कि कृष्णदेवराय ने करवाए थे। और आपसे पूछ ले कि ये कृष्णदेवराय किस भगवान को मानते थे, तो आपको याद रखना है कि वैष्णव मतलब विष्णु भगवान को ये पूजा करते थे। ये बात आपको याद रखना है। अपने साम्राज्य में मुसलमानों को भी ये नियुक्ति किए थे, ये भी बात आपको याद रखना। मतलब कि राज्य में जो प्रशासन का काम होता था उसमें मुसलमानों के लिए भी ये क्या किए थे कि उसको भी नियुक्त किए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाबर का हम लोग जानते हैं कि आत्मकथा है जिसका क्या नाम है, तो बाबरनामा है। उसमें कृष्णदेवराय को दक्षिण भारत का क्या बोला गया है, तो सबसे शक्तिशाली सम्राट बताया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन बनते रहता है हमेशा कि बाबर के जो बाबरनामा है आत्मकथा, उसमें दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट किसको बताया गया है, तो आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय। ठीक है, किस वंश से संबंधित थे, तो विजयनगर साम्राज्य से। पहले तो साम्राज्य याद रखिएगा, किस वंश से, तो तुलुप वंश से। ये बात आपको याद रखना है। पूरा जो विजयनगर साम्राज्य है, 300 वर्ष का जो विजयनगर साम्राज्य था, उसमें अगर पूछ ले कि सबसे अच्छा, सबसे महान राजा कौन थे, तो आपको याद रखना है कि कृष्णदेवराय। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि कृष्णदेवराय के बाद अच्युत देव राय और सदाशिव तुलुप वंश के क्या थे कि प्रमुख शासक रहे, जिसमें सदाशिव के शासन के दौरान क्या हुआ था कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य की सेना को चारों तरफ से क्या था कि बहमनी जो साम्राज्य था वो घेर लिया था, जिसमें कौन कौन मिलकर पराजित किया था विजयनगर साम्राज्य को, तो आपको याद रखना है कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बिदिर, ये मिलकर क्या किया कि विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। और तालीकोटा का जो निर्णायक युद्ध था, इसके बाद क्या हुआ था कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का लगभग स्पष्ट हो गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको अभी मैप में दिखाए थे कि ये जो था विजयनगर साम्राज्य था और ऊपर जो था बहमनी साम्राज्य था, मतलब कि बहमनी किंगडम था। ठीक है, ये लड़ाई क्यों होते रहता था, तो यहाँ पर क्या था कि रायचूर क्या था कि दोआब था। ये रायचूर दोआब था जो कृष्णा नदी के किनारे था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अरे इसलिए लड़ाई होता था क्योंकि यहाँ पर क्या था कि बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि था, लोहा पाया जाता था और भी खनिज यहाँ पे पाया जाता था, जिसके लिए ये दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होते रहता था। जैसे ही क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर पड़ा, तो क्या हुआ कि वहां से बहमनी साम्राज्य से क्या हुआ कि चारों तरफ से अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद क्या हुआ कि इसका
धीरे धीरे क्या हो गया कि विघटन होना शुरू हो गया, किसका, तो विजयनगर साम्राज्य का। और लास्ट में क्या हुआ कि जब हम लोग ये पढ़ेंगे अरबिंदु वंश, यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरा तरह से समाप्त हो गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तब हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो अरबिंदु वंश पढ़ते हैं, इसी में है, विजयनगर साम्राज्य में ही है। तो अरबिंदु वंश के बारे में अगर पूछे, छोटा सा टॉपिक है कि अगर पूछे कि कब से कब तक इसका शासन काल रहा, तो आपको याद रखना है कि 1570 ईस्वी से लेकर 1649 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। अरबिंदु वंश के अगर संस्थापक पूछ ले तो आपको याद रखना है कि तिरुमल नामक एक व्यक्ति थे, वही 1570 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वेंकट द्वितीय इस वंश का एक प्रमुख शासक थे, ये बात आपको याद रखना। और जिसने अपना राजधानी कहाँ पे कर लिए थे, तो आंध्र प्रदेश के चंद्रगिरी में कर लिए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का ये अंतिम वंश था, कौन, तो अरबिंदु वंश, आपको याद रखना। और इसके बाद क्या हुआ था कि विजयनगर साम्राज्य जो था पूर्ण रूप से क्या हो गया था, तो समाप्त हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम वंश कौन सा था, तो अरबिंदु वंश था। कब खत्म हुआ था, तो 1649 ईस्वी में खत्म हो गया था। क्यों खत्म हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि सदाशिव के टाइम में क्या हुआ था कि बहमनी किंगडम क्या कर दिया था कि अटैक कर दिया था, किस पे, विजयनगर साम्राज्य पे। जैसे ही विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के बाद क्या हो गया था कि कमजोर होने लगा, तो ये क्या हुआ कि अटैक कर दिया, और अटैक कर दिया था चारों तरफ से। ठीक है, और एक कारण से क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा मिलकर वहां से क्या हो गया था कि विघटन होना शुरू हो गया था। और अरबिंदु वंश में आते आते क्या हो गया था कि विजयनगर साम्राज्य बहुत खत्म हो चुका था एकदम पूर्ण रूप से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य का कुछ अन्य प्रमुख बिंदु, मतलब कि इसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। ये सब क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। तो आपको सबसे पहले याद क्या रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य था, इसका शासन प्रणाली आपको याद रखना है। तो कैसा था, तो राजतंत्रात्मक था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उस समय राजा ही मेन होता था, मतलब उस समय डेमोक्रेसी नहीं था, राजा ही होता था। ये बात आपको सबसे पहले याद रखना है। इसके अंतर्गत अगर सबसे पूछे कि सबसे मेन आदमी कौन होता था उसमें, मतलब संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होता था, तो आपको याद रखना है कि राजा में। ठीक है, जैसे अभी जो होता है, कोई भी काम होता है किसी भी काम का, तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक उसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण आदमी उस समय अगर पूछे तो कौन होता था, तो राजा होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस दौरान क्या था कि विजयनगर साम्राज्य में 5 इकाइयों में इसका साम्राज्य विभाजित हुआ करता था। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, स्टेट होता है, मतलब कि जो अपना देश है, स्टेट में डिवीजन है, फिर जिला में है, फिर ब्लॉक में है, फिर अपना क्या है कि पंचायत में, फिर ग्राम में। ठीक उसी तरीका से उस समय क्या था कि प्रांत को आप मानिए कि स्टेट जैसे प्रोविंस होता था। उस समय विजयनगर एक प्रोविंस था, आपको याद रखना है। और उसके बाद मंडल होता था, जिला होता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता था आपका ब्लॉक, उसके बाद क्या होता था पंचायत, और उसके बाद क्या होता था उर्ज, जिसको हम लोग ग्राम बोलते थे। तो यहाँ पे प्रांत, जिसको अभी भी मतलब कनाडा में जाइएगा तो कनाडा में अभी भी वहाँ प्रांत ही बोला जाता है, मतलब प्रोविंस ही बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, जब ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहा था तो पहले भी हम लोग प्रोविंस ही बोलते थे। ठीक, अभी हम लोग स्टेट बोलते हैं। तो प्रांत जो होता था स्टेट के अकॉर्डिंग होता था, मतलब कि एक अभी स्टेट समझ लीजिए और उस समय का प्रांत समझ लीजिए। तो प्रांत होता था, ठीक है, मंडल होता था जिसको हम लोग जिला, बलनाडु जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ब्लॉक बोल सकते हैं अभी के जमाना में, और नाडु जिसको हम लोग पंचायत बोल सकते हैं, और उर जिसको अभी हम लोग गांव बोलते हैं, एक गांव होता है ना ग्राम, उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसका प्रशासनिक इकाइयों में, इतना इकाइयों में मतलब 5 इकाइयों में इसका जो साम्राज्य था विभाजित था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस समय विजयनगर साम्राज्य में 2 व्यवस्था था जो प्रमुख व्यवस्था था। एक तो था नायकर व्यवस्था और दूसरा था आयकर व्यवस्था। ये दोनों व्यवस्था क्या था कि इसका प्रमुख विशेषता था कुछ, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका नायकर व्यवस्था। इस व्यवस्था जो होता था, इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि प्रांतीय व्यवस्था को देखरेख होता था, जो स्टेट का काम होता था ना उसका देखरेख होता था। और जो आयकर व्यवस्था होता था, इसका क्या काम होता था कि गांव का देखरेख करता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो नायकर व्यवस्था में अगर पहले हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये तो प्रांतीय व्यवस्था का हिस्सा हुआ करता था। और इसमें एक नायक जो होता था वास्तव में सेना नायक हुआ करता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जिसको वेतन के रूप में क्या दिया जाता था, तो एक भूमि दिया जाता था, भूखंड दिया जाता था। ठीक है, भूमि ही दिया जाता था, जिसको वहां पर क्या बोला जाता था, तो रम बोला जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि नायकों के पास क्या होता था, सेना रखना होता था। ठीक है, और ये सेना जो होता था, राजा को अगर आवश्यकता पड़ता था तो उसको सहायता भी देना पड़ता था नायकों को, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले कि नायकों का सिलेक्शन कैसे होता था तो आपको याद रखना है कि इसका सिलेक्शन विलेक्शन कुछ नहीं होता था, वंशानुगत होता था। बाप है, उसका बेटा नायक बनेगा, उसके बाद उसका बेटा नायक बनेगा, उसके बाद उसका बेटा नायक बनेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नायकों को व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए अगर आप देखें तो कृष्ण देव राय ने महामंडलेश्वर नामक एक अधिकारी को नियुक्त किए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं आयकर व्यवस्था। दूसरा जो व्यवस्था था, आयकर व्यवस्था के बारे में जब देखते हैं तो क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो ग्रामीण प्रशासन था उसका महत्वपूर्ण व्यवस्था हुआ करता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि जो ग्रामीण व्यवस्था होता था उसको कैसे चलाना है, ग्रामीण प्रशासन को, उसके लिए आयकर व्यवस्था था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी पंचायती राज सिस्टम है, तो पंचायती राज है, मुखिया होता है, उसमें जो होता है सचिव होता है, ये सब काम देखते हैं, तो ठीक उसी तरीका से उस समय आयकर व्यवस्था था। ठीक है, तो उस समय जो आयकर व्यवस्था था इसके अंतर्गत क्या होता था कि गांव में 12 व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते थे, तो आयकर के नाम से जानते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अगर आपसे पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो तब क्या बताइएगा, तो आपको याद रखना है कि भू राजस्व, मतलब कि जमीन से जो टैक्स लिया जाता था, जमीन में कोई खेती किया उससे जो टैक्स लिया जाता था, उसी का मेन इसका प्रमुख स्रोत था आय का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। हमेशा पूछते रहता है क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य में मतलब मुख्य स्रोत क्या था आय का, तो आपको याद रखना कि भू राजस्व। ठीक है, नीलकंठ शास्त्री के अनुसार एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए 19वीं सदी में, आपको याद रखना है, और ये जो है अपना दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार क्या है कि वहां पर जो उपज होता था, मान लीजिए कि आपका 100 उपज हुआ, इसमें से 1/6 क्या होता था कि आपको राज्य को देना पड़ता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि छठा हिस्सा क्या होता था विजयनगर साम्राज्य में, मतलब कि वहां पे राजा को देना होता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। भूमि जो टैक्स होता था उस दौरान हम लोग शिष्ट भी उसको कहते थे, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि भूमि कर को विजयनगर साम्राज्य में और किस नाम से जानते थे, तो आपको याद रखना है कि शिष्ट के नाम से जानते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग देखते हैं तो क्या है विजयनगर साम्राज्य में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। मुक्त में भूमि दिया जाता था, हमेशा मिलान करने के लिए पूछ लेता है कि ब्राह्मणों को जो भूमि मुक्त में दिया जाता था उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, मठों को जो भूमि दिया जाता था मुक्त में उसको क्या बोलते हैं, मंदिरों को जो दिया जाता था उसको क्या बोलते हैं, आयकर को जो दिया जाता था उसको क्या बोलते हैं, तो ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो ब्राह्मणों को जो मुक्त में भूमि दिया जाता था उसको हम ब्रह्मदेह कहते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, नाम से भी पता चल रहा है। और मठों को, जो मठ क्या होता है कि मंदिर के जैसा ही होता है, एक मान लीजिए कि वहां पे लोग बैठते हैं, बहुत सारा वो होते हैं ना, बड़े बड़े जो पुजारी होते हैं वहां पे बैठते हैं, मठाधीश जो हम लोग जैसे बोलते हैं, तो वो उसको अगर मुक्त में भूमि दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो मठापुर बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मंदिरों को जो भूमि दिया जाता था मुक्त में, वो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो देवदेह के नाम से जानते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि सैनिकों और असैनिकों अधिकारियों के रूप में, अधिकारियों को वेतन के रूप में क्या होता था कि भूमि दिया जाता था, अभी हम लोग देखे थे, तो उसको क्या नाम से जानते थे, तो अमरम के नाम से जानते थे। गांव को देखरेख करने के लिए उसमें भी भूमि दिया जाता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो उबली बोला जाता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अबरक आयकरों को दी जाने वाली मुक्त भूमि को क्या बोलते थे, तो मान्या बोलते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये मिलान करने वाला बोल देगा आपको, इधर आयकर दे देगा, गांव दे देगा, सैनिक और असैनिक दे देगा, ब्राह्मण तो देगा नहीं, क्योंकि वो नाम से भी पता चल जाता है कि ब्रह्मदेव है, मठ है तो मठापुर है। मंदिर दे सकता है, मंदिर में क्या है कि देव देह है, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। आगे जब हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष से ये पता चलता है कि हम लोग जानते हैं कि जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास था मूल रूप से मुस्लिमों का शासक रहा। ठीक है, हम लोग जानते हैं
लेकिन इसमें क्या हुआ था कि 300 वर्ष तक करीब करीब हिंदू शासक रहा, जो विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व बनाया रहा, विजयनगर के द्वारा बनाया गया, सॉरी, ये बात आपको ध्यान में रखना। और इस दौरान क्या था कि ये जो विजयनगर सम्राट था, ना ही सफल प्रशासनिक व्यवस्था का क्या किया कि अपना स्थापना किया, बल्कि ये क्या किया कि जो देश का संस्कृति कल्चर जो था उसको भी बचाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बात आपको ध्यान में रखना। इस अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस दृष्टि से आप देखें तो विजयनगर साम्राज्य जो है भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इतना आपको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य से। अगर इतना याद करके जाते हैं तो आपका क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से तो नहीं छूटता है, ठीक है। और आपका अगर लिखने के लिए भी आए तो आप लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, 10 पॉइंट लिख के आप ये जो निष्कर्ष है वो अगर दे दीजिएगा तो आपका नंबर आ जाएगा। अगर 10 नंबर के रहेगा तो 7 नंबर 6 नंबर दे देगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 50 से 60% से ज़्यादा तो नंबर देता नहीं है, पीसीएस कर देते हैं, तो इतना आपको दे देगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो भी बचा हुआ लेक्चर है हिस्ट्री का वो जल्दी से जल्दी अब खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।